कांग्रेस के विधायक जिशान सिद्दीकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के मुताबिक कोरोना में 4.8 मौतें होने का दावा किया है, जबकि WHO के अनुसार कोरोना से देश में 47 लाख मौतें हुई हैं। वहीं मुंबई कांग्रेस के युवा नेता जिशान सिद्दीकी ने कहा है कि सरकार सही आंकड़ों को क्यों नहीं बता रही। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले मुआवजों से बचने के लिए है या किसी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते रचा जा रहा है? कोई नया गेम है? इंडियन यूथ कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। बीजेपी की जो केंद्रीय सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो किस तरीके से अपने कोविड के आंकड़ों को, जो मृत्यु हुई है कोविड के काल में, उसको किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। उनके WHO के तौर पर, जो एक इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से पूरे देश में तकरीबन 47 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये शुरुआत हुआ था कोविड में मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक। उनके हिसाब से 47 लाख लोगों की मौत हुई है कोविड में। मगर अगर आप भारत सरकार की बात करें तो उनके आंकड़ों के अगर हम उनके आंकड़े देखें तो वो कहते हैं कि सिर्फ 4 लाख, तकरीबन 4.8 लाख लोगों की डेथ हुई है, तकरीबन 4,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमारी यही मांग है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया और इसके बारे में मांग की कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा कोविड पेशेंट्स को, जिनकी डेथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोविड की वजह से हुई है, उनको मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का मिलना चाहिए उनके परिवार को। फ़िलहाल मुआवजा कोविड डेथ जब कंफर्म होती है तो भारत सरकार तकरीबन 50,000 देती है, मगर ये और वो भी सिर्फ 4,80,000 लोगों की परिवारों को मिला है, जबकि असल में आंकड़ा कम से कम 47 लाख है। तो कांग्रेस पार्टी की, इंडियन यूथ कांग्रेस की यही मांग है कि सारे 47 लाख लोगों की जो मृत्यु हुई है उनको और उनके जो परिवार है उनको ये मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का मिलना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देश की स्थिति देख रहे हो तो देश में हर एक चीज़, जैसे महंगाई को लेकर जब भी कोई असल टॉपिक आता है तो उसे कवर करने के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन डाल देती है। जैसे आप मीडिया भी कवर नहीं करे ये लोग, मगर WHO ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 47 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। इसीलिए हमारी ये मांग है कि सारे 47 लाख लोगों के परिवारों को मुआवजा कम से कम 4 लाख रुपए का दिया जाए। और जब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन WHO कह रही है कि 47 लाख लोग मर गए हैं कोविड की वजह से, इतनी बुरी तरीके से भारत सरकार ने कोविड को टैकल किया है। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा था कि कोविड आने वाला है और उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, मगर कोविड को इतनी बुरी तरीके से खास कर बीजेपी रूल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश में और अनेक स्टेट्स में इतने बुरी तरीके से कोविड को टैकल किया गया है। और उसके बाद आज हम पूरे दुनिया के सामने एक मजाक हमारा बना रहे हैं कि जो एक्चुअल डेथ्स है उसका सिर्फ 10% बता के। तो इसीलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर हम अनसक्सेसफुल हुए हैं कोविड में हैंडल करने के लिए तो वो हमें बताना चाहिए, और जो एक्चुअल में डेथ्स हुई है उसके बारे में भी बताना चाहिए, और उनके फैमिलीज़ को सही तरीके से मुआवजा भी मिलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा 4 लाख रुपए मुआवजा प्रति फैमिली को ज़रूर मिलना चाहिए। इसके बारे में हम इधर बैठे हैं और आपके माध्यम से हम सरकार को बोलना चाहेंगे
कि हर एक परिवार को जिसके परिवार में एक डेथ हुई है उनको आप मुआवजा दीजिए और आंकड़ों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आपको ऐसा आप, क्यों लग रहा है कि आखिर क्यों छुपाया जा रहा है सारी चीजें? इस देश में हर एक चीज़ को छुपाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो महंगाई होती है या तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो कोई और किसी पे इल्ज़ाम डालने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो सरकार है भाजपा नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो अपनी खामियों को छुपाने के लिए आंकड़ों को कम बता रही है। वो बताना चाहती है कि इतनी मृत्यु हुई नहीं है, हालांकि पूरे देश में अस्पतालों की कमी थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत थी। पूरे देश में हमने देखा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस लोगों को ऑक्सीजन दे रही थी पर सरकार हिल रही नहीं थी। भाजपा के नेता अपने कमरों में अपने घर पे थे। तो ये अपनी खामियां छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार आंकड़ों को कम बता रही है, जो बहुत गलत है और पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। तो जिस तरीके से अगर पूरे भारत की अगर हम बात करें, कोविड में ऐसे बहुत सारे गांव खेड़े थे जहां पर अब तक आंकड़े खुलकर सामने नहीं आए देखते, और जिस तरीके से WHO ने बताया कि 47 लाख डेथ हो चुकी है, तो अभी भी बहुत से ऐसे आंकड़े हैं जो सामने नहीं आए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर जो रिपोर्ट्स WHO को ऑफिशियली मिली है उनके हिसाब से भी 47 लाख है। हमारे हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा है, मगर WHO की तो आप माने, हमारी भारत सरकार बीजेपी सरकार तो ऐसी सरकार है कि WHO को या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानती है। वो सोचती है कि जो वो कहती है वो सच है, और ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करता है पूरी दुनिया में, और जो देश का जो इमेज है वो इससे बहुत ख़राब होता है पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। साथ में फिलहाल जो महाराष्ट्र की परिस्थिति है, काफ़ी सियासत चल रही है जी। खास करके मस्जिदों पर जो भूंगे लगाए जा रहे हैं उसको उतारने के बारे में मनसे और भाजपा ने एक आक्रामक तौर पे भूमिका ली है। शिवसेना की भी लगभग वही भूमिका है। कांग्रेस और खास करके यूथ विंग क्या विचार रखती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई असली मुद्दे आते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले WHO ने ये रिपोर्ट किया, तो जब भी कोई असली मुद्दे आते हैं तब राजनीति तरफ से कोई स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से या मनसे से कि जो असली मुद्दे हैं वो आम आदमी भटक जाए। अगर आप बात करें कि मस्जिदों के भोंगे के बारे में या कोई भी लाउडस्पीकर, कोई भी धार्मिक स्तर पर लाउडस्पीकर के बारे में, एक प्रथा है जो सालों से चलती आ रही है, और मुझे नहीं लगता है कि अब या आगे जाके ये प्रथा में कोई चेंजेस आएंगे, क्योंकि सालों से जो प्रथा चल रही है वो शांतिपूर्वक तौर पर आगे भी चलेगी और किसी के भी राजनीतिक विवादित स्टेटमेंट से कोई चेंजेस नहीं होगी। हमारे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस सक्षम है और हम उन पे पूरा भरोसा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, और जो प्रथाएं चलती आ रही है वो चलती रहेगी। नफरत फैलाने वाले बहुत हैं, प्यार फैलाना ज़रूरी है इस देश में अभी, और उसे कायम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हो। महाविकास आघाड़ी के जो प्रमुख दल है शिवसेना ने, उन्होंने भी ये भूमिका ली है कि जो बेकायदा भूंगा है वो उतरने चाहिए। उस प्रकार से कार्रवाई की गई। गृह मंत्री ने भी वैसे स्टेप्स उठाए। हालांकि ऐसा भी आरोप हो रहा है कि मस्जिदों को ज़्यादातर जो है सहूलियत दी गई है, लेकिन मंदिरों पर जो भूंगे हैं उनको ज़्यादातर सहूलियत नहीं है। देखिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी चीज़ हो, जो धार्मिक तरह से चीज़ें चलती आ रही है वो चलती रहेगी। मैं एक मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग समाज के अलग अलग युवा बैठे हैं, और हम किसी में भेदभाव नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, हम किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। हम यही चाहेंगे कि जो मंदिर में हो रहा है वो होते रहे, जो मस्जिद में होता रहे वो होते रहे। कोई भी धार्मिक चीज़ की जो प्रथा चलती आ रही है, इतने सालों से अगर लोगों को दिक्कत नहीं हुई है तो अब क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये इनटॉलरेंस है, और राजनीतिक तौर पर जो विवादित स्टेटमेंट्स में क्रिएट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि असली मुद्दे से आम आदमी को भटकाने के लिए। और जहाँ तौर पे कांग्रेस का स्टैंड है वो हमेशा सेक्युलर रहेगी, और उनका यही मानना है कि जो प्रथा चलती आ रही है वो हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अयोध्या में जाने के लिए भी राजनीति चल रही है। हर एक दल अयोध्या जाने के लिए तैयार है। अभी कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं नाना पटोले, उन्होंने भी तैयारी दर्शाई है कि हाँ हम भी अयोध्या जाएंगे। उन्होंने निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। देखिए, जिसको अयोध्या जाना है वो जा सकता है, वो एक पर्सनल चॉइस है। कोई भी एक पार्टी का प्रतिनिधि
कोई भी धार्मिक जगह पे कोई भी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ में हम रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखें तो ही अच्छा रहेगा। देश में क्या क्या चल रहा है आपको पता है। तो कोई भी अगर किधर भी जा रहा है तो वो एक प्रदेश अध्यक्ष या एक पार्टी के लेवल पे नहीं जा रहा है, एक पर्सनल लेवल पे जा रहा है। और पर्सनल लेवल पे कोई भी किधर भी जा सकता है, देश आज़ाद है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ जो धर्म है उस पर राजनीति करना हर इंसान को बंद करना चाहिए। जब से राज ठाकरे ने अपने अयोध्या दौरा की घोषणा की है, सभी पॉलिटिकल रिएक्शंस इस दौरे से आ रही है। खास करके यूपी में जो खासदार है उनकी तरफ से तो बोला जा रहा है कि अगर राज ठाकरे माफ़ी नहीं मांगते, जो उनका यूपी के ये स्टैंड था पहले मराठी मुद्दे पे, तो हम उनको अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे। देखिए, उनका स्टैंड कभी कुछ होता है, कभी कुछ और होता है। जैसे मैंने कहा, वो हो गए या भाजपा हो गए, वो एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं कि जब उनको कोई चीज़ फेवर करती है तो वो उस पर स्टेटमेंट मेक करते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं ये ज़रूरत है तो वो उस मुद्दे को सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं लेता है, वो जिधर जाए या कोई करे। मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना नफ़रत फैला रहे हो वो बंद कीजिए, क्योंकि इस देश को प्यार की ज़रूरत है। और नफ़रत फैलाने तो हर चौराहे पे लोग खड़े हैं, इसीलिए जितना विवादित स्टेटमेंट्स कम बोला जाएगा उतना अच्छा है। लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि राज ठाकरे पहले माफ़ी मांगे उत्तर भारतीयों से, क्योंकि इसके पहले जो राजनीति महाराष्ट्र में राज ठाकरे की तरफ से देखी गई है उसके ऊपर भी कांग्रेस में जैसे मैंने कहा कि वो हर पल अलग स्टेटमेंट्स मेक करते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, जो इंसान या जो व्यक्ति या जो पार्टी विवादित और धार्मिक तरह से लोगों को बांटना चाहता है, वो आज माफ़ी मांगे या कल कुछ और कह दे तो उस पर कोई अहमियत नहीं होती है। इसलिए मेरा कोई उन पर पर्सनल राय ही नहीं है। वो जो करे, हमको उनसे कुछ लेना देना ही नहीं। लेकिन राज ठाकरे का ये बदला हुआ स्टैंड उत्तर प्रदेश के लिए, उनके अभी लफ्ज़ बदल गए हैं, वो काफ़ी तारीफ करते हैं वहाँ की सरकार की भी और वहाँ के लोगों की। जैसे मैंने कहा कि आज किसी की तारीफ हो सकती है तो कल किसी की बदनामी भी हो सकती है। तो ये सिर्फ राजनीति है, वो राजनीति खेल रहे, उन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है।